हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। आज का अपना टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। और जैसा कि आप जानते हैं, इस यूनिट में आए हुए उन सभी सवालों की अपन बात करने वाले हैं जो आरपीएससी ने ग्रेड फर्स्ट के एग्ज़ाम में अब तक पूछे हैं। 2011 से लेकर के 2025 तक जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, उन सभी में आए हुए सभी सवालों को आज अपन यहाँ लेके आए हैं। तो आपको क्या करना है, रजिस्टर और पेन उठाना है, इन सवालों को नोट करना है। ये 10-12 सवाल हैं, पर यकीन करिए लगभग पूरा चैप्टर कवर होता है। तो आप चाहे नीट और जेई के स्टूडेंट हो, चाहे आप सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट हो, इन सवालों को आप नोट करिए और बहुत ध्यान से पढ़िए। ठीक है, आओ देख। अब आप इस सवाल को देखिए। सवाल क्या कर है वो सुनो। एक 90 न्यूटन भार वाली वस्तु को पृथ्वी सतह से r/2 ऊपर, पृथ्वी सतह से r/2 गहराई पर ले जाया जाता है, तो वस्तु का भार क्या होगा? सवाल आराम से पढ़ लीजिए। r/2 ऊपर, r/2 गहराई पर जाते हैं, तो दोनों स्थितियों में भार का मान क्या होगा? उस वस्तु का भार जिसका भार सतह पर 90 न्यूटन है। ठीक, आओ देखो। हमें ये पता होना चाहिए कि जो भार यानी कि जो वेट होता है वो W = mg है। m यहाँ मास है और मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अपने आप में ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। मास यानी कि द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होगा। तारे, ग्रह, उपग्रह, यहाँ वहाँ पृथ्वी के सेंटर पे चले जाओ, चाहे वेटलेस कंडीशन में चले जाओ, मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक, तो ये कांस्टेंट, तो W प्रोपोर्शनल टू आप क्या कह सकते हो? G कह सकते हो। मतलब जैसे G चेंज होगा वैसे ही W चेंज होगा। W यहाँ वेट है। ओके, अब देखो आगे अपन कैसे सॉल्व करें। पहले अपन ये देखिए, पृथ्वी सतह से r/2 ऊंचाई पर, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पृथ्वी सतह से ऊंचाई के साथ G में कितना चेंज होता है। आओ मेरे साथ। GH = G/1 + H/r और इसका होल स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र ये होता है ऊंचाई के साथ, तो भार का सूत्र भी ऐसा ही होगा। WH = W1 + H/r और इसका होल स्क्वायर। WH = सतह पर भार 90 न्यूटन, 1 + H की वैल्यू r/2, r/2, r से r चला जाएगा, 1/2 रह जाएगा, 1/2 और इसका होल स्क्वायर। आगे बढ़िए, यहाँ ये 90 आएगा, 3/2 का होल स्क्वायर आएगा। यकीन करो इसका आंसर 40 न्यूटन आ जाएगा। तो r/2 ऊपर भार का मान 40 न्यूटन होगा। 40 न्यूटन, 40 न्यूटन, यहाँ 45 और ये 32 है। ये गलत, ये गलत, इन दोनों में से कोई सही होगा। अब अपन गहराई के साथ भी देख लेते हैं। आओ मेरे साथ। अपन बात करते हैं गहराई की ओर जाने पर। हम सबको पता है x गहराई पर g की वैल्यू G1 - x/r। गहराई के साथ g के मान में कुछ इस तरीके से परिवर्तन होता है। तो अगर मैं वेट की बात करूं तो x गहराई पर भार, सतह पर भार 1 - x/r। यहाँ x की वैल्यू r/2 दे रखी है। तो x गहराई पर भार = सतह पर 90 न्यूटन, 1 - x की वैल्यू r/2, r/2 रखेंगे, r से r चला जाएगा, ये 1/2 होगा। यकीन करिए 90/2 यानी कि ये 45 न्यूटन हमारा आंसर आएगा। और हमारा आंसर आज इस सवाल को देखिए। ये सवाल 2011 में पूछा गया है, वो पिछले वाला सवाल भी 2011 में पूछा गया था। सवाल क्या है देखिए। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी किसी दूसरे ग्रह की औसत दूरी का 0.6 है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी किसी दूसरे ग्रह की औसत दूरी का 0.6 है। ध्यान दीजिए वो क्या कह रहा है, यानी कि पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी, जिसको मैंने r बोला है, वास्तव में वो है 0.6 और किसी दूसरे ग्रह की औसत दूरी का, मतलब किसी दूसरे ग्रह की औसत दूरी का 0.6 भाग है। देखो बोल रहा है पृथ्वी की औसत दूरी, जिसको अपन ने RE बोला है,
दूसरे ग्रह की औसत दूरी जिसको अपन ने आरपी बोला है, तो आरपी का 0.6 है। मतलब सूर्य से पृथ्वी की दूरी बराबर 0.6 और किसी ग्रह की दूरी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इस ग्रह द्वारा सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। केपलर के तीसरे नियम पर आधारित है ये। आइए करते हैं बात। केपलर का तीसरा नियम क्या कहता है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो हम ये भी कह सकते हैं टी प्रोपोर्शनल आर की पावर 3/2। तो हम ये भी कह सकते हैं टी ये ग्रह के लिए, टी ये अर्थ के लिए, ये आर ग्रह के लिए और ये आर अर्थ के लिए, और पावर 3/2। ठीक है, मैं बात करूं प्लेनेट के लिए, ये अपन को फाइंड करना है। अपन पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के लिए आवर्तकाल 1 वर्ष होता है। आइए आरपी और आरई ये इनका रेशियो आप यहां पुट करिए। तो अगर मैं आरई की वैल्यू ये पुट करता हूं तो यकीन करिए आरपी से आरपी चला जाएगा, मतलब ये आरई की वैल्यू अपन को यहां पुट करनी है, तो ये आएगा 1/0.6 पावर 3/2, यानी कि ये 10/6 पावर 3/2। ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। 5/3 और पावर 3/2, यानी कि 5/3 गुणा 5/3 का रूट, और इसका आंसर आएगा लगभग इक्वल टू, इसको जब सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करते हैं तो इसका आंसर आएगा 2.1। और यहां दे रखा है टी प्लेनेट इक्वल टू 2.1 गुणा, ये ऊपर जाएगा 1 वर्ष, तो इसका आंसर वही 2.1 वर्ष होगा, और इसका आंसर सी आएगा। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। मतलब बहुत ही सरल, बहुत ही आसान। क्या कह रहा था वो कहता है कि सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी आर ई है, और दूसरे ग्रह की सूर्य से औसत दूरी आर पी है। वो कहता है कि आर ई का मान आर पी का 0.6 भाग है, ऐसा बोला इसने। और कहता है कि ग्रह द्वारा सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। पृथ्वी को समय लगता है 1 वर्ष, तो इस ग्रह को कितना समय लगेगा। केपलर का तीसरा नियम हम काम में लेते हैं। ये आवर्तकाल होता है और ये औसत दूरी होती है। इससे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहां से अपन कुछ ऐसा भी बना सकते हैं। बस अर्थ के लिए आवर्तकाल का मान अपन ने 1 वर्ष लिया है, ये वैल्यू अपन ने यहां पुट किए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये 2013 में पूछा गया सवाल है, और ये कहता है पृथ्वी सतह से r ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बताइए। पृथ्वी सतह से r ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बताइए। r पृथ्वी की त्रिज्या है और यहां gs पृथ्वी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण है। बहुत सरल, बहुत ही आसान, अभी अपन सॉल्व करके आए हैं। आइए, GH इक्वल टू G1 प्लस H/r और इसका होल स्क्वायर। ये क्या कह रहा है, पृथ्वी सतह से r ऊंचाई पर, मतलब h इक्वल टू r, तो ये वैल्यू पुट कीजिए। ये G1 प्लस r/r इसका होल स्क्वायर और G/4, यही इसका आंसर होगा। इसका आंसर सी होगा। आगे बढ़ो, इसका आंसर सी होगा। आगे बढ़ो। देखिए, कहता है पृथ्वी से प्लाइन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। पृथ्वी के लिए प्लाइन वेग का मान, प्लाइन वेग मतलब एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। पृथ्वी की तुलना में मंगल ग्रह की त्रिज्या वह सहती मतलब द्रव्यमान लगभग आधी, त्रिज्या तो है आधी और सहती है 1/10वां भाग। सहती मतलब द्रव्यमान 1/10वां भाग है और त्रिज्या आधी है। दोबारा सुनो, पृथ्वी के लिए प्लाइन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, और पृथ्वी की तुलना में मंगल ग्रह की त्रिज्या आधी है और द्रव्यमान 1/10वां भाग है। तो मंगल ग्रह पर प्लाइन वेग का मान क्या होगा, पहले तो वो देखो कि क्या दिया गया है। आइए, दिया गया है, वो कहता है मंगल ग्रह का द्रव्यमान लीजिए आप, तो मंगल ग्रह का जो द्रव्यमान होता है पृथ्वी के द्रव्यमान का 10वां भाग है। मंगल ग्रह की जो रेडियस है, मंगल ग्रह की जो त्रिज्या है वो पृथ्वी की त्रिज्या की आधी है। इसने कहा है त्रिज्या का मान आधा है। तो कहता है मंगल ग्रह पर प्लाइन वेग बताओ। अगर अर्थ पर प्लाइन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है तो मंगल ग्रह पर प्लाइन वेग का मान बताओ।
प्लाइन वेग का सूत्र देखो, प्लाइन वेग का सूत्र होता है, प्लाइन वेग मतलब एस्केप वेलोसिटी, v इक्वल टू 2g कैपिटल M अपॉन r का रूट, ये प्लाइन वेग का सूत्र होता है। जहां 2 कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं प्रोपोर्शनल टू m अपॉन r का रूट। तो हम ये भी कह सकते हैं, देखो आप किसके लिए पूछा है, मंगल ग्रह के लिए, तो ये मंगल ग्रह के लिए प्लाइन वेग, ये अर्थ के लिए प्लाइन वेग। यहां से अपन लिख सकते हैं ये मंगल ग्रह का द्रव्यमान, तो नीचे आएगा पृथ्वी का द्रव्यमान, ये सब अपन यहां से लिख सकते हैं। फिर यहां v ऊपर है, r नीचे है, तो यकीन करो यहां ऊपर आ जाएगा पृथ्वी की रेडियस, नीचे जो आएगी वो मंगल ग्रह की रेडियस, और फिर ये रूट। अब आपको वैल्यू पुट करनी है और आंसर पता करना है। आइए, वो कहता है मंगल ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का, मंगल ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/10वां भाग है, तो यहाँ 1/10वां भाग यकीन करिए 1/10 आ जाएगा, इनटू वो ये भी कह रहा है कि मंगल ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की आधी है, मंगल ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की आधी है, यानी कि re/2 है, re से r चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, यकीन करो कुछ ऐसा आएगा, काटा पीटी होगी 1/√5 आएगा। अब इसको थोड़ा अपन यहाँ ले लेते हैं, यानी कि मंगल ग्रह पर एस्केप वेलोसिटी, पृथ्वी पर एस्केप वेलोसिटी 1/√5, तो मंगल ग्रह पर वेलोसिटी, पृथ्वी पर वेलोसिटी अपॉन √5, यह आएगा 11.2 और √5 होता है 2.23, यकीन करिए इसका आंसर आएगा लगभग 5 किलोमीटर पर सेकंड, और इसका आंसर डी हो जाएगा। बहुत ही सरल, बस फॉर्मूले पे जाना है और वहां से ऐसा सॉल्व करके लाना है। आगे बढ़ो। ये कहता है, ये 2015 में पूछा गया सवाल है, ये कहता है एक वस्तु का प्लाइन वेग इसके द्रव्यमान की nवीं घात के समानुपाती होता है, तो n का मान क्या होगा, हमें पता होना चाहिए कि जो प्लाइन वेग का मान होता है वो 2g कैपिटल M और r का रूट होता है। 2 यहाँ कांस्टेंट है, g यहाँ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m यहाँ वो जो प्लेनेट ले रहे हो, जो ग्रह ले रहे हो उसका द्रव्यमान है, r उस ग्रह की त्रिज्या है, जिस बॉडी को फेंक रहे हो उसके मास पे तो डिपेंड करता ही नहीं है, मतलब बॉडी का मास अगर m है तो इस पर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड नहीं करता मतलब पावर 0, मतलब पिंड के द्रव्यमान और प्लाइन वेग में संबंध ये होता है v समानुपाती m की पावर 0। ये खुद क्या बोला, किसी वस्तु का प्लाइन वेग इसके द्रव्यमान की nवीं घात के समानुपाती है, यानी कि प्लाइन वेग द्रव्यमान की nवीं घात के समानुपाती है, तो n का मान क्या होगा, तो n की वैल्यू 0 होगी, वास्तव में इसका मान 0 आएगा। प्लाइन वेग का मान फेंकी गई वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता। आगे बढ़ो, ये सवाल देखो, ये भी 2015 में पूछा गया सवाल है। कहता है यदि एक ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की आधी है तथा इसकी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का दुगना है, तो ग्रह के द्रव्यमान व पृथ्वी के द्रव्यमान का अनुपात बताओ। पहले तो ये देखो कि क्या दिया गया है, दिया गया है नंबर 1, एक ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की आधी है, यानी कि प्लेनेट की रेडियस पृथ्वी की रेडियस की आधी है, और क्या दिया, और दिया गया है गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की सतह पर त्वरण का दुगना है, यानी कि प्लेनेट पर त्वरण का मान पृथ्वी पर त्वरण का दुगना है, तो ग्रह के द्रव्यमान और पृथ्वी के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा, यानी कि m प्लेनेट और m अर्थ का अनुपात क्या होगा। तो हमें कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है, हमें वो फॉर्मूला काम में लेना है जिसमें g भी आ रहा हो, जिसमें m भी आ रहा हो और जिसमें r भी आ रहा हो। तो वो कौन सा फॉर्मूला होगा, वास्तव में ध्यान दीजिए, g इक्वल टू स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M r स्क्वायर, कुछ ऐसा होगा। यह है गुरुत्वीय त्वरण का मान, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। यहाँ कैपिटल G कांस्टेंट है, ठीक, इससे अपन ऐसा लिख सकते हैं m प्रोपोर्शनल टू g r स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हमें मास का रेशियो पूछा है। तो अब आप देखिए m पहले किसकी बात कर रहा है, ग्रह का द्रव्यमान, तो प्लेनेट का मास, फिर अर्थ की बात कर रहा है। आगे बढ़ो, ये प्लेनेट के लिए, ये अर्थ के लिए, ये r प्लेनेट के लिए और ये r अर्थ के लिए, और इसका होल स्क्वायर। आगे बढ़िए सर, आप हट जाइए यहां से। तो अब देखो, आप जीपी की मैं बात करूं तो जीपी तो आ रहा है 2GE, जी से जी चला जाएगा, वास्तव में
इसकी जो वैल्यू आ रही है वो तो आ रही है 2 × आप देखिए यहाँ पे, आप पूरा का पूरा ध्यान यहाँ होना चाहिए। फिर मैं बात कर रहा हूँ, ये है आर प्लेनेट और ये है आर ई। तो वास्तव में अगर मैं देखूँ तो आर प्लेनेट रख सकता हूँ आर ई बाई 2, तो भाई ये आ जाएगा वास्तव में 1/2 और इसका होल स्क्वायर। तो मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ 2 × 1/4 यानी कि 1/2, यही इसका आंसर होगा। 1/2, 1/2 मतलब 0.5, तो इसका आंसर 0.5 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये 2018 में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या है, यदि पृथ्वी पर भूमध्य रेखा पर खड़ा एक व्यक्ति भारहीनता महसूस करे तो एक दिन की अवधि क्या होगी। वो कहता है यदि पृथ्वी पर भूमध्य रेखा पर खड़ा एक व्यक्ति भारहीनता महसूस करे तो एक दिन की अवधि क्या होगी। ये कहना चाह रहा है भूमध्य रेखा पर भारहीनता की स्थिति के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, दिन रात की अवधि कितनी होनी चाहिए, 24 घंटे के बजाय दिन रात की अवधि क्या होनी चाहिए, ये पूछ रहा है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। वास्तव में ऐसे केस के लिए दिन रात की अवधि यानी कि आवर्तकाल कमांड T = 2πr/g का रूट, और इसको सॉल्व करने पर आता है 84.6 मिनट। ये आता है 1.4 घंटे के बराबर। ये आता है लगभग √2 घंटे के बराबर। यही हमारा आंसर होगा। चलो ये दिमाग में है कि ये आया कैसे, तो सुनो ध्यान से। भूमध्य रेखा पर जो गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू होती है इक्वेटोरियल लाइन पर, तो GE = G - ω²R। भारहीनता की स्थिति के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो सॉल्व करने पर ω² आएगा, यकीन करिए ये 0 करोगे तो ω²R = G आएगा। तो ω² G/R आएगा। स्क्वायर हटाओगे तो इसका रूट आएगा। ओमेगा को अपन क्या बोलते हैं, 2π/T। तो अगर आप सॉल्व करते हो वास्तव में तो T की वैल्यू ये आ जाएगी, और हमें डायरेक्ट याद रखना है। खत्म बात, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम। बहुत सरल, बहुत ही आसान। आगे बढ़ो। ये सवाल देखो, 2018 में आया हुआ सवाल, और ये केपलर के दूसरे नियम पर आधारित है। केपलर के सेकंड लॉ पर आधारित सवाल है। ये सवाल क्या कहता है वो सुनो। सवाल ये कहता है, चित्र में एक ग्रह M, ये कोई ग्रह दे दिया गया है, M को सूर्य S के सापेक्ष दीर्घवृत्ताकार कक्ष में दर्शाया गया है। छायांकित क्षेत्रफल SCD, छायांकित क्षेत्रफल SAB का दुगना है, मतलब ये एरिया दुगना है। अगर ये एरिया A है तो ये एरिया 2A है, ऐसा सवाल वाला कह रहा है। यदि ग्रह को C से D तक पहुंचने में लगा समय T1 है, C से D तक पहुंचने में लगा समय अगर T1 है, और A से B तक पहुंचने में लगा समय T2 है, तो फिर T1 और T2 का अनुपात पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, इनमें संबंध पूछ रहा है। ध्यान दो, केपलर का दूसरा नियम क्या कहता है। केपलर का दूसरा नियम कहता है कि सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली ये काल्पनिक रेखा समान समय अंतराल में एक समान क्षेत्रफल को पार करती है। समान समय अंतराल में एक समान क्षेत्रफल को पार करती है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया को कवर करती है। मतलब dA/dt, जिसको एरियल वेलोसिटी कहते हैं, एरियल स्पीड कहते हैं, वो हमेशा कांस्टेंट। इसे आप यूं भी समझिए कि एरिया प्रोपोर्शनल टू T। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं T प्रोपोर्शनल टू A। तो हम ये भी कह सकते हैं T1/T2 = A1/A2। अब T1 यहां दे रखा है और T2 यहां दे रखा है, इसे आप A1 कह दीजिए, इसको आप A2 कह दीजिए। मतलब A2 तो है A और A1 है 2A। यकीन करिए यहाँ 2A, यहाँ A से A चला गया, 2/1। मतलब T1/T2 = 2/1 आएगा। मतलब T1 = 2 T2 होगा, T1 = 2 T2 होगा, ये होगा। और वास्तव में T1 ज़्यादा होगा और T2 कम होगा, लेकिन ऐसा कोई दे नहीं रखा, तो आंसर हमारा कौन सा होगा, D होगा। ये सवाल देखो, ये 2022 में पूछा हुआ सवाल है। एक कण पृथ्वी की सतह से सीधा ऊपर की ओर प्लाइन चाल की आधी चाल से दागा जाता है। एक कण पृथ्वी की सतह से सीधा ऊपर प्लाइन चाल की आधी चाल से दागा जाता है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या r है तो पृथ्वी की सतह से प्राप्त अधिकतम ऊंचाई का मान क्या होगा। आप ट्रिक से याद रखिए,
ट्रिक कैसी बताता हूं। आइए, अगर वेलोसिटी इक्वल टू के एस के वेलोसिटी हो, यानी कि वस्तु का वेग प्लाइन वेग का के गुना हो और के की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। वास्तव में के की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। आज यहाँ के की वैल्यू जो दे रखी है वो 1/2 दे रखी है। तो ऐसी कंडीशन में पृथ्वी सतह से प्राप्त अधिकतम ऊंचाई के लिए सूत्र हम लेते हैं h इक्वल टू के स्क्वायर 1 माइनस के स्क्वायर इंटू आर। के की वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। बिल्कुल, के की वैल्यू अगर मैं देखूं तो ये 1/2 रखने पर 1/4 आ जाएगा। ये 1 माइनस 1/4 गुणा आर होगा। यकीन करो सोल्व करने पर r/3 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये 2025 में पूछा गया सवाल है, अभी जो थोड़े दिन पहले एग्जाम लगा था। देखो ये क्या कह रहा है, ये 3 कण दे रखे हैं और ए भुजा वाले त्रिभुज के तीनों कोणों पर हैं, इनका सेंटर ओ है और अब ये वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। तो इनकी पोजीशन चेंज ना हो इसके लिए इनकी वेलोसिटी पूछ रहा है कि भैया वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी। तो बहुत सरल, बहुत ही आसान। जब ये सर्कल पाथ में राउंड करेंगे तो सेंटर की ओर जो फोर्स लगेगा वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो आज किसके इक्वल होगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के। इसे आप यूं समझिए, इस वाले पार्टिकल पर पहले ये वाला पार्टिकल फोर्स लगाएगा F, जिसकी वैल्यू होगी Gm²/a²। इस वाले पार्टिकल पर ये वाला पार्टिकल फोर्स लगाएगा जिसकी वैल्यू होगी Gm²/a²। मतलब ये भी F समझ लो, ये भी F समझ लो, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है। अब ये ध्यान दीजिए, अगर ये F है, ये भी F है, ये 60 डिग्री का एंगल है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो √3F होगा। कभी ना कभी वेक्टर में हमने ऐसा पढ़ा है। अच्छा, ऐसा है, बिल्कुल। यानी कि देखो, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो तो होता है mv²/r। r क्या है, जो रेडियस, जिस रेडियस में वो राउंड करेंगे ना, वो है इक्वल टू, यहां जो F नेट आ रहा है, जो गुरुत्वाकर्षण बल का परिणामी बल आ रहा है, वो है √3F। वो है √3F। ये ध्यान दीजिए, mv²/r √3 और F की जो वैल्यू होगी Gm²/a², कुछ ऐसा है। एक बात और आपको याद रखनी है, वो कौन सी बात, ये हमें पहले से अगर आती है तो हमारा टाइम बचेगा। अगर ये रेडियस r है, ये साइड a है, तो r की वैल्यू होती है a/√3। ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो mv²/a/√3 इक्वल टू √3 Gm²/a²। यकीन करिए, √3 से √3 चला जाएगा, a² से a चला जाएगा, m से m चला जाएगा, और v की वैल्यू आएगी Gm/a और इसका रूट, और इसका आंसर होगा, आंसर होगा, आंसर होगा, फोर्थ इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। ये देखिए, ये भी 2025 में पूछा हुआ सवाल है। सवाल क्या है, सवाल खुद पढ़ लीजिए, मैं तो आपको ये बता रहा हूं सवाल का ये मतलब है। ये कहता है कि ये जो v है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, यानी कि गुरुत्वीय विभव है, और ये गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है। और एक समान गोलाकार खोल यानी कि खोखले गोले के लिए कुछ पूछा जा रहा है। सवाल एक बार दोबारा पढ़ लेता हूं, आप भी आराम से पढ़ लीजिए। मान लीजिए कि VR और ER एक समान गोलाकार खोल जिसका द्रव्यमान M और त्रिज्या R है, कि केंद्र से दूरी r पर क्रम से गुरुत्वीय विभव और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता या गुरुत्वीय क्षेत्र को दर्शाते हैं। तो इन कथनों पर विचार करो। विचार में क्या कह रहा है, कुछ ग्राफ की बातें बता रहा है ये। अब ग्राफ के लिए क्या बोल रहा है, गुरुत्वीय विभव तथा r के मध्य का ग्राफ r इक्वल टू R पर असतत यानी कि डिसकंटिन्यूअस है, ऐसा बोला इसने। गुरुत्वीय क्षेत्र E तथा r के मध्य का ग्राफ r इक्वल टू R पर यानी कि सरफेस पर असतत है, वही डिसकंटिन्यूअस है। क्या मतलब है, सुनो, हमें तो ये पता होना चाहिए ग्राफ कैसा होता है। तो v और r में ग्राफ, वो भी किसके लिए, खोखले गोले के लिए, गोली कॉस के लिए, स्फेरिकल सेल के लिए, वो ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ये r इक्वल टू R है, यानी कि सेंटर से लेकर के सतह तक वास्तव में जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट, उसके बाद में फिर इस तरीके से होगा। खैर, ग्राफ पढ़ना अपना काम नहीं है, ये आप आराम से पढ़ सकते हो। अगर मैं बात करूं E के लिए और R के लिए,
तो ये सारा आप ई है, ये आर है। इसके अगर मैं बात करूं तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा और इस पॉइंट पर आर इक्वल टू कैपिटल आर, यानी कि वास्तव में यहां अंदर जीरो होता है। मैं बात कर रहा हूं गोलीय कोस के लिए, तो अंदर v तो रहता है कांस्टेंट, लेकिन e रहता है जीरो, और बाहर इसके सरफेस के बाहर v प्रोपोर्शनल टू 1/r, e प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो इस तरीके के कुछ ग्राफ अपन को मिलते हैं। ये कहता है r इक्वल टू r पर, वास्तव में इसको बोलो आप सतत, ये कंटिन्यूअस है, और ये है असतत, ये है असतत यानी कि डिसकंटिन्यूअस। तो जो v का ग्राफ है वो तो है सतत, लेकिन e का ग्राफ, इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला वाला क्या है वो देखो, गुरुत्वीय विभव तथा r के मध्य का ग्राफ r इक्वल टू r पर असतत है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस है। नहीं 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 नहीं, कंटिन्यूअस है, सतत है। तो भाई ये गलत हो गया, ए गलत है। गुरुत्वीय क्षेत्र तथा r के मध्य का ग्राफ r इक्वल टू r पर असतत है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस है। बिल्कुल ये सही है, मतलब ए गलत बी सही, बी सही है किंतु ए गलत है। यही हमारा आंसर है। चलो ठीक है, तो यही सवाल थे। स्पीड थोड़ी अपनी ज़्यादा रही, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार वीडियो को वापस देख सकते हो, समझ सकते हो। कुछ डाउट हो तो सच में आप मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, अब अपन मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण भगवान की जय। थैंक यू।